आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राम संगठन की दूसरी ऑडिट कैसे करें। इसके बाद आप तीसरी, चौथी या जो भी ऑडिट है, आप इस वीडियो को यदि पूरा ध्यान से देखोगे तो आराम से हर ऑडिट को कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले समूह के सभी दीदियों को मेरी राम राम। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसके अंदर कुछ बातें जो बताई गई हैं उनको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको हर साल 1 साल के बाद आपको ऑडिट देना होता है। तो ये अब एक रूल और भी आ गया है कि आपको हर 6 महीने के अंदर ऑडिट करके आपको देना होगा। आपके यहाँ यह लागू हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ भी बताया गया है, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया है। लेकिन आपको इसे पालन में लाना पड़ेगा। आपको हर 6 महीने के हिसाब से आपको ऑडिट करके देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको ऑडिट के बारे में बताने वाले हैं, चाहे आप 1 साल का ऑडिट करें या आप हर 6 महीने में इसका ऑडिट करें। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दूसरा ऑडिट भी हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी ऑडिट है। आपको इस वीडियो में जो बताया गया है, जिस तरह से इसमें ऑडिट करना बताया गया है, आपको उसी तरह से हर ऑडिट में जानकारी देनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे फिर एक बार विनती करते हैं कि वीडियो को आप पूरा बिना स्किप के ध्यान से देखें, ताकि आपको ऑडिट करने की जानकारी अच्छी तरह से मिल सके। आप जल्दी जल्दी में स्किप करके वीडियो को देखते हो तो आपको जानकारी अच्छी तरह से नहीं मिलती है। सबसे पहली बात आती है कि जब आप ऑडिट करें तो आपके पास आपके समूह का जो रजिस्टर है, जिसके अंदर सारा लेन देन लिखा जाता है, ग्राम संगठन का जो रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरी जो ग्राम संगठन की बैंक की पासबुक है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। ये 2 चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें से आपसे 1 साल का ऑडिट करें या आप 6 महीने का ऑडिट करें। और यदि आप किसी समूह का ऑडिट करते हो तो समूह के लिए भी जो एक रजिस्टर लगाया जाता है, जिसमें पूरा लेन देन लिखा जाता है, वो रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। और आपके जो समूह है उसके बैंक की जो पासबुक है वो भी पूरी होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कितना ब्याज आया, कितना लेन देन हुआ, वो पूरी जानकारी आपको उसको मिल जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले ग्राम संगठन का नाम लिखना है। यदि आप अपने गांव का अगर ऑडिट करते हो तो आपके गांव का नाम लिखना है। आप जिस भी गांव का ऑडिट करते हो उस गांव का जो ग्राम संगठन उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसका गांव कौन सा है, उस गांव को आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद CLF का नाम क्या है, जो आपका CLF है उसका क्या नाम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगले ऑप्शन में आपको ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है अवधि। अवधि में मान जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का ये हम ऑडिट करने वाले हैं। ऑडिट में 1 अप्रैल और 31 मार्च का जो बीच का टाइम है उसको लिया जाता है। आप चाहे आपका दूसरा ऑडिट हो, तीसरा हो या चौथा हो, उसमें आपको टाइम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का ही लेना होगा। यदि आप 2025 का करोगे तो उसमें आपको 2024 1 अप्रैल से लेकर 2025 31 मार्च तक आप 1 वर्ष का कोई भी ऑडिट करो, उसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है वो आपको लेना होता है। और यदि आप 6 महीने का करोगे तो उसमें 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का 6 महीने हो जाएंगे। और सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के 6 महीने अलग हो जाएंगे। उसमें भी आपको जो नीचे प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं वही आपको 6 महीने में करना है, और वही आपको यदि 1 साल की ऑडिट करते हो तो उसमें करना है। दोनों में आपको एक करना है। इसमें एक तरफ प्राप्ति लिखी गई है और उसकी राशि लिखी गई है, दूसरी तरफ भुगतान लिखा गया है और उसकी भुगतान की राशि कितनी की गई है वो लिखा है। प्राप्ति में आपको क्या प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी आपको नीचे जो मांगी गई है वो आपको भरनी है, और दूसरी साइड यहाँ पर जो राशि है उसको आपको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है भुगतान। आपने इस 1 साल के अंदर अंदर या आपने 6 महीने का किया है तो उस 6 महीने के अंदर आप कितना भुगतान किया है, कितनी राशि आपने दी है, वो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके अंदर देनी है। अब आता है प्रारंभिक नगद राशि।
आपके हाथ में अब जो राशि है वो आपकी प्रारंभिक नगद राशि होगी। यदि आपके हाथ में कुछ राशि है तो वो यहाँ पर लिख दें, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर 0 कर दें। फिर आती है प्रारंभिक बंक राशि। प्रारंभिक बंक राशि कौन सी होती है? जो आपने पिछली साल जो 22-23 का जो ऑडिट किया था उसमें नीचे जो एक होती है शेष राशि, शेष बंक राशि, उसकी जो शेष बंक राशि है वो हमारी जो अब हम दूसरी जो ऑडिट कर रहे हैं उसकी प्रारंभिक राशि बन जाती है। तो जो पिछले ऑडिट की जो राशि थी वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आपको उस राशि को डालें जो पिछला ऑडिट आपने किया था। फिर आता है समूह की बचत। आपके कितने समूह है और उनमें कितनी बचत हुई है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे हमारी 7,840 हुई थी वो हमने डाल दिया। इसमें आता है CIF उधार वापसी मूलधन। अब इसमें आता है कि जो CIF का जो पैसा हमने उधार दिया था उसका मूलधन कितना रुपया हमें वापस मिला वो आपको यहाँ पर डालना है। अब अगला ऑप्शन आता है CIF उधार वापसी ब्याज। जो हमने CIF का मूलधन दिया था उसके ऊपर हमें कितना ब्याज वापस मिला है वो ब्याज आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप देख सकते हो कि 39,035 रुपये हमें यहाँ पर मिले हैं। तो आपको जो भी ब्याज मिला है CIF का उधार वापसी का, जो वो ब्याज मिला वापस जो ब्याज मिला वो आपको यहाँ पर डालना है। अब अगला ऑप्शन आता है बैंक से प्राप्त ब्याज। आपको बैंक से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, जो पैसे आपके बैंक में थे उससे आपको ब्याज कितना मिला है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसीलिए आपसे कहा गया था कि आपके बैंक की पासबुक पूरी होनी चाहिए, आपको उसके बैंक में जाकर उसे पूरी करवानी चाहिए ताकि आपको ऑडिट करते समय कोई परेशानी न हो। अब अगला ऑप्शन आता है CLF या BLF से प्राप्त ऋण। यदि आपको CLF या BLF से ऋण प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दें। जैसे हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं तो आपको मिला है तो आप लिख दें, और यदि नहीं मिला है तो डैश कर दें। अब CF का मानदेय। यदि आपका CF का मानदेय आपके ग्राम संगठन में आया है तो डाल दें, नहीं उसे डैश कर दें। यहाँ पर बहुत सारे ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको यदि आए हैं तो वो आपको डालने हैं, यदि नहीं आए हैं तो उनको डैश करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जुर्माना भी हमारा नहीं आया है, अन्य प्राप्ति ये भी नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं आई है, स्टार्टअप फंड यदि आपका दूसरा ऑडिट है तो शायद आपका स्टार्टअप फंड आ सकता है। तो ये इस तरह से जो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पर आया है तो आप इन पर डाल दें, और यदि नहीं आया है तो यहाँ पर डैश कर दें। यहाँ पर आपका प्राप्ति का और भुगतान का कुल जो योग है वो बराबर होना चाहिए। तो चलो हम भुगतान पर चलते हैं। CLF या BLF में बचत है। यदि आपके समूह में ग्राम संगठन में बचत करते हो या नहीं करते वो आपको डालनी है। जैसे हम यहाँ पर हर महीने 200 रुपये डालते हैं तो हमारे साल के 2400 रुपये हो गए। आप 2 से डालते 300 या जो भी डालते हैं वो आप यहाँ पर डाल दें। अब अगला ऑप्शन आता है ऑटो बस किराया। अगर आपका कोई ऑटो बस का किराया है तो वो आपको यहाँ पर डालना है, यदि नहीं है तो यहाँ पर डैश कर दें। आपका जो खर्च हुआ वो आपको यहाँ पर डालना। फिर आशा का ऋण वितरण। समूह को आपने कितना ऋण दिया है, आप देख सकते हो हमारे 5,70,000 हमने समूह को ऋण वितरण किया है। यहाँ पर जो ग्राम संगठन से आपने जो समूह को जो पैसा दिया है वो आपको यहाँ पर डालना है। अब अगला ऑप्शन है CLF BLF में ऋण भुगतान मूलधन। CLF BLF में ऋण भुगतान मूलधन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 2,62,908 रुपये है। अब ये हमारा वो पैसा है जिसको हमने CLF या BLF में इस पैसे का भुगतान किया है, वो पैसा आपको यहाँ पर डालना है। अब नीचे दूसरा ऑप्शन आता है CLF BLF में ऋण भुगतान का ब्याज। जो हमने पैसा लिया था उसके ऊपर हमने ब्याज कितना डाला है वो ब्याज आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप देख सकते हो कि 51,243 रुपये हमने यहाँ पर ब्याज के दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अब अगला ऑप्शन आता है CRP का मानदेय। यदि आपके यहाँ पर CRP है और उसका मानदेय आता है तो आप उसका मानदेय यहाँ पर डालें, और यदि नहीं आता तो यहाँ पर डैश कर दें। जैसे हमारे यहाँ पर नहीं आता है तो हमने इसको डैश कर दिया है। अब अगला ऑप्शन आता है, इसे हम यहाँ पर भूल गए थे लिखना तो बाद में इसको लिखा है, CF का मानदेय। यदि CF का मानदेय आपके ग्राम संगठन में आता है तो आप उसको डाल दें, यदि नहीं आता तो यहाँ पर डैश कर दें। जैसे हमारे आप यहाँ पर देख सकते हो CF का मानदेय ग्राम संगठन में नहीं आता, उसका समूह में आता है, तो यहाँ CF का मानदेय नहीं आता तो हमने यहाँ पर डैश कर दिया। अब अगला ऑप्शन है बुक कीपर का मानदेय। बुक कीपर का मानदेय आपके यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है वो आपको
अपने हिसाब से देखना। हमारे यहाँ हर महीने के 200 रुपये मिलते हैं, तो इस प्रकार 200 रुपये के हिसाब से एक साल के अंदर 2400 रुपये हो गए हैं। तो यदि आपके यहाँ मिलते हैं, आप उनको देते हो, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आपने उनका भुगतान किया है। अगर आपने भुगतान नहीं किया है, किसी को नहीं देते हो, तो आपको यहाँ पर डैश कर देना। अब अगला ऑप्शन आता है अन्य मानदेय भुगतान। यदि कोई अन्य मानदेय आपने दिया है, भुगतान किया है, तो लिख दे, नहीं डैश कर दें। अब अगला ऑप्शन है वीओ का खर्च। वीओ का खर्च यदि आपने किया है तो डाल दें। जैसे हमने यहाँ पर 785 रुपये हमारा खर्चा हुआ है, तो वो डाल दिया है। यदि आपका हुआ है तो डाल दें, नहीं है पर डैश कर दें। फिर अगला ऑप्शन आता है स्टार्टअप फंड से ऑफिस सामान खर्च। जो आपको स्टार्टअप फंड मिला था, उससे आपने कोई ऑफिस सामान किसी के लिए कोई खर्च किया है तो डाल दें, यदि नहीं किया है तो डैश कर दें। फिर CLF BLF में सदस्यता शुल्क। यदि आप CLF में BLF में सदस्यता शुल्क इकट्ठा करते हो तो आप यहाँ पर डाल दें, और यदि नहीं करते हो तो यहाँ पर डैश कर दें। अब अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फीस। यदि कोई लगी है तो डाल दें, नहीं तो डैश कर दें। फिर अगला ऑप्शन है बैंक चार्ज। यदि बैंक चार्ज आपका लगा है तो डाल दें, नहीं डैश कर दें। फिर अगला ऑप्शन है अन्य भुगतान। अन्य भुगतान में यदि आपने कोई किया है तो आप यहाँ पर डाल दें, और यदि नहीं तो डैश कर दें। शेष नगद राशि। यदि आपके हाथ में कोई शेष नगद राशि है तो वो आपको डालनी है। अब आपके हाथ में अगर कोई राशि है तो वो आपको यहाँ पर डालनी है, और यदि नहीं है तो डैश कर दें। शेष बंक राशि। यदि आपके बंक में अब शेष कितनी राशि है, आप कॉपी चेक कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। अब यहाँ पर आपने जितना भुगतान किया है उसको सबको जोड़ना है। आप देख सकते हो कि 9,07,155 रुपये हमने भुगतान किया है, और आपने जो प्राप्त किया था वो भी आपका इतना ही होना चाहिए। जैसे देख सकते हो कि 9,07,155। यदि आपने प्राप्त किया है वो राशि और भुगतान किया है वो राशि यदि बराबर होगी तो ही आपका ऑडिट सही माना जाएगा। यदि उनमें अंतर है तो आपका ऑडिट सही नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात फिर से बता दें, जो नीचे शेष बंक राशि है, जो आपने पिछला ऑडिट किया था, उसकी शेष बंक राशि ही आपके ऑडिट में प्रारंभिक बंक राशि होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।